आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो एक परफेक्ट मर्डर प्लान हो सकता था। इस मर्डर को करने के लिए कई क्राइम शोज और मूवीज को बार बार देखा गया। मर्डर का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था जिससे कोई सबूत पुलिस को ना मिले कातिल के खिलाफ। कातिल ने पूरा रिसर्च और खोजबीन की थी मर्डर करके बच जाने की। जिस तरह किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए एक स्टूडेंट पूरी तैयारी करता है, एक क्वेश्चन को बारीकी से और कई तरीके से पढ़ता है, उसी तरह इस मर्डर को करने के लिए और मर्डर करने के बाद बचने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। हर उस सबूत को मिटाने की कोशिश की गई थी जिससे कातिल पुलिस के चंगुल में फंसता। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। उसी तरह ये मर्डर करने वाला ये भूल गया था कि हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। कई अनसॉल्व केसेस को स्टडी करने के बाद वो इस गलतफहमी में था कि यह केस भी अनसॉल्व ही रहेगा। उसने हर केसेस की सभी बारीकियों को तो देखा, पर उन केसेस, उन क्राइम की स्टोरीज के अंजाम पर शायद गौर नहीं किया। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो सच्ची घटना है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ की है। जिला रायगढ़ का एक इलाका है माथेरान और ये टूरिस्टों के घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ सैलानी घूमने फिरने और अपनी छुट्टियाँ मनाने आया करते हैं। 12 दिसंबर 2021 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास इस इलाके में एक इंदिरा नगर पड़ता है और इस इंदिरा नगर में एक सूर्य लॉज है। उसी सूर्य लॉज का मालिक केतन रमाड़े सुबह सुबह लॉज में ठहरे लोगों से नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए निकला हुआ था। वो उस लॉज में ठहरे लोगों के दरवाजे को खटखटा रहा था और उन लोगों से ऑर्डर लेकर अपने रजिस्टर में नोट भी कर रहा था। उसी लॉज के एक रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है, यानी वो पूरी तरह से बंद नहीं था। केतन वो दरवाज़ा नॉक करता है और किसी को पुकारता है ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। वो फिर बुलाता है कि सर कोई है? मैडम क्या नाश्ते का ऑर्डर देंगे आप लोग? लेकिन अंदर से कोई हलचल, कोई जवाब नहीं। अब केतन को कुछ खटका, वो दरवाज़ा पूरी तरह खोलता है और अंदर की ओर जाता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। अंदर का मंजर देखकर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। उसने देखा कि एक लाश खून से लथपथ बेड के नीचे पड़ी हुई है। उस रूम में हर तरफ खून ही खून है। जब वो उस लाश के करीब गया तो उसने देखा कि उस लाश पर एक भी कपड़ा नहीं है और ना ही उस लाश का सिर ही है। वो एक लड़की की लाश थी और ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। उस लाश की हालत बहुत खराब थी। वो शोर मचाता है और फौरन लॉज के उस कमरे में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर फौरन पहुंचती है और पुलिस भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, किसकी ये लाश है। पर ना तो उस लड़की का सिर ही था और ना ही उसके शरीर पर कपड़ा था। यहाँ तक कि उस लड़की के हाथ पर एक टैटू बना था, उसे भी किसी तेजदार हथियार से खुरचा गया था जिससे उस लड़की की पहचान ना हो सके। लड़की की उम्र लगभग 27 साल के आसपास मालूम पड़ रही थी। जाकर उस लॉज का रजिस्टर चेक किया जाता है कि इस रूम में ठहरने वाली उस लड़की का पता और नाम क्या है। जब रजिस्टर देखा जाता है तो पता चलता है कि 11 दिसंबर की शाम को यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की ने चेक इन किया था। लड़के का नाम अमजद खान और लड़की का नाम रुबीना बेगम लिखा हुआ था और उन दोनों का पता भी लिखा हुआ था। इसके बाद जब उस एड्रेस का पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो एड्रेस फर्जी है, यानी कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जैसी इस रजिस्टर में लिखी हुई थी और ना ही कोई अमजद और रुबीना नाम के लोगों का ही पता चलता है। मतलब साफ था कि नाम भी फर्जी ही था। अब पुलिस और उलझ जाती है यह पता करने के लिए कि आखिर ये मरने वाली लड़की है कौन। लड़की का पोस्टमार्टम कराया जाता है जिसमें पुलिस को यह पता चलता है कि लड़की को किसी तेज धार हथियार से मारा गया है और उसी हथियार से उसका सिर धड़ से अलग भी किया गया है और साथ ही उसे मारने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है। अब पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ाती है, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा क्लू नहीं था जिससे उस मर्डर केस की छानबीन को आगे बढ़ाया जा सके। लड़की की पहचान करना पुलिस के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी। अब पुलिस ये तय करती है कि इस माथेरान के आसपास के इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी स्कैनिंग की जाए। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। उस लॉज में जितने भी कैमरे लगे थे उन सभी की स्कैनिंग शुरू की गई। जब सभी सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से छानबीन हुई
तो एक संदिग्ध व्यक्ति कैमरे में कैद तो हुआ था, पर उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। अब मास्क के अंदर ये किसका चेहरा था, पुलिस को ये भी भला कैसे पता चले। लॉज के एक कैमरे में एक लड़की की भी फोटो कैद हुई थी, जिसमें वो लड़की भी मास्क लगाए हुए थी। पुलिस जब और भी कैमरों की स्कैनिंग करती है तो 12 दिसंबर की सुबह करीब 5-6 बजे के आसपास एक लड़का दिखाई देता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास रही होगी। वो उसकी पीठ पर एक बैग लटका हुआ था और कैमरों में वो बैग लेकर तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा था और सीसीटीवी कैमरों की मदद से ये साफ पता चल रहा था कि वो किस दिशा में भागते हुए जा रहा था। अब पुलिस उसके आगे लगे हुए कैमरों को भी खंगालती है, जिसमें ये पता चलता है कि लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक रेलवे ट्रैक है। उस तरफ वो व्यक्ति जाते हुए नजर आ रहा था। अब पुलिस उस रास्ते की तरफ जाती है। उधर जाने पर पुलिस को ये पता चलता है कि ना तो वहाँ कोई मार्केट है, ना ही दुकानें, ना ही रेलवे स्टेशन था। तो आखिर वो लड़का इतने सुनसान जगह क्या करने आया होगा। पुलिस का माथा ठनका और शक होने पर जब पुलिस उस रास्ते पर और आगे बढ़ी तो पुलिस ने देखा कि उस रेलवे ट्रैक के कुछ और आगे एक साइड में 250 मीटर करीब एक खाई है। उस 250 मीटर गहरी खाई की तरफ जब डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी की जाती है, खोजबीन की जाती है, तो पुलिस को एक काली पॉलीथीन मिलती है। उस पॉलीथीन में भी खून लगा हुआ था। जब उस पॉलीथीन को खोला जाता है तो उसमें एक कटा हुआ सिर रखा होता है, साथ ही उसमें एक लेडीज पर्स भी था। अब पुलिस को समझ आ जाता है कि हो न हो ये सिर उसी लड़की का होगा जिसकी पुलिस छानबीन कर रही थी। पर्स की तलाशी लेने पर उन्हें उसमें से एक डॉक्टर की पर्ची मिलती है, जो गोरे गांव के किसी डॉक्टर की थी। आसपास के और भी कैमरों की स्कैनिंग में पुलिस को वही व्यक्ति आसपास के कई एटीएम में भी नजर आ रहा था। वहां से कुछ मनी ट्रांजैक्शन किया गया था। जब पुलिस उस एटीएम में छानबीन करती है तो उन्हें उस व्यक्ति की पहचान होती है और वहां से पुलिस को उसका पता ठिकाना भी पता चलता है। उसी के आधार पर पुलिस उस व्यक्ति के घर तक पहुंचती है, जिसका नाम राम सिलोचन पाल था और वो न्यू पनवेल का रहने वाला था और पनवेल की ही एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था। उधर उस डॉक्टर की पर्ची लेकर पुलिस की एक टीम डॉक्टर के पते पर पहुंचती है तो वहां उस मरने वाली लड़की के बारे में पूछताछ करने पर पता चलता है कि उस लड़की का नाम पूनम पॉल है और पूनम उसी गोरेगांव में स्थित एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। पुलिस की आगे की छानबीन में ये पता चलता है कि राम सिलोचन पाल और पूनम पाल दोनों पति पत्नी हैं और मई 2021 में इन दोनों की शादी हुई थी, यानी अब से लगभग 7 महीने पहले। लेकिन चूंकि ये दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे तो शादी तो हो गई थी मगर अभी गौना नहीं हुआ था, जैसे कि यूपी बिहार साइड में होता था। इस वजह से पूनम अभी तक अपने मायके में ही रहती थी। दोनों की फैमिली चूंकि महाराष्ट्र में ही थी तो दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते थे और इससे पहले भी ये दोनों यहाँ माथेरान आए हुए थे घूमने फिरने के लिए। अब जब पुलिस को ये सब बातें पता चली तो पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जब ये दोनों पति पत्नी थे तो आखिर राम सिलोचन ने अपनी पत्नी पूनम की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी। इसी दौरान में जब पुलिस पूनम के घर पहुंची थी तो पुलिस ने उनसे पूनम के पति का फ़ोन नंबर भी ले लिया था और उसकी कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाई गई, जिसमें एक अजीब चीज़ पुलिस को पता चली। हुआ यह था कि राम सिलोचन के मोबाइल के सीडीआर के मुताबिक 11 दिसंबर शनिवार की दोपहर से लेकर 12 दिसंबर रविवार की सुबह 10 बजे तक उसका मोबाइल बंद था। अब आज के ज़माने में जबकि किसी का बिना मोबाइल फ़ोन के काम ही नहीं चलता कोई, तो इस तरह भला कैसे कोई इतनी देर तक मोबाइल बंद करके रखेगा। और आखिरी बार मोबाइल घर पर ही बंद हुआ था। फिर पुलिस ने यह सोचकर कि हो सकता है कि इससे पहले भी राम सिलोचन ने संडे के दिन छुट्टियों में अपना फ़ोन बंद किया हो, उसके मोबाइल फ़ोन के पिछले रिकॉर्ड्स निकलवाए, पर ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार था जब राम सिलोचन ने अपना मोबाइल फ़ोन 24 घंटे से ज़्यादा देर तक बंद रखा था, वो भी अपने घर, जबकि वो अपनी पत्नी के साथ माथेरान घूमने फिरने छुट्टियां मनाने गया हुआ था। अब ये बात पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद तो पुलिस का शक राम सिलोचन पर गहरा गया। पुलिस उसके घर पर जब पहुंची तो पुलिस को देखते ही राम सिलोचन हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा ही नहीं था कि पुलिस उसे इतनी जल्दी ढूंढ लेगी, क्योंकि उसके हिसाब से उसने प्लान ही कुछ ऐसा बनाया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की। पहले तो वो पुलिस को छकाता रहा, इधर उधर के बहाने बनाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, अपने तरीके से पूछताछ की, तो वो टूट गया
और फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने अपने बयान में बताया कि राम सिलोचन और पूनम दोनों ही यूपी के रविदास नगर, जिसे भदोई भी कहते हैं, वहाँ का रहने वाला है और दोनों की ही शादी मई 2019 में अरेंज मैरिज हुई थी। उसकी नौकरी मुंबई लगी तो वो मुंबई आ गया। पूनम पॉल के घर वाले भी मुंबई में रहते थे और राम सिलोचन की फैमिली भी मुंबई में ही रहती थी। शादी के बाद अभी गौना ना होने के कारण पूनम अपने माता पिता के घर ही रहती थी, लेकिन ये दोनों आपस में मिलते जुलते थे। मुलाकातें होती थी तो लंबी लंबी बातें भी हुआ करती थी। वे दोनों अपने अपने बारे में सब कुछ एक दूसरे को बताया करते थे। बातों बातों में ही एक दिन राम सिलोचन ने पूनम से पूछा था कि क्या शादी के पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था। चूँकि पूनम बहुत ज़्यादा फ्रैंक और खुले दिल की थी, वो बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाती थी। वो सबसे खुलकर बात करती थी और यही बात राम सिलोचन को खटकती भी थी। उसे ये अच्छा नहीं लगता था। उसे हमेशा ये शक बना रहता था कि पूनम इतनी ज़्यादा हंसमुख और फ्रैंक है तो ज़रूर उसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा। और जब राम सिलोचन ने पूनम से इस बारे में पूछा तो पूनम ने फ्रैंक होने के कारण उसको तुरंत हाँ में जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, एक लड़का था जिससे मेरी दोस्ती थी, पर अब नहीं है। लेकिन उसी दिन से राम सिलोचन के दिल में ये बात घर कर गई। उसे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ज़रूर उसके आगे उन दोनों में रिश्ता रहा होगा। वो हमेशा सोचता कि पूनम अक्सर लड़कों से बहुत खुलकर बातें किया करती है और इसी बात से वो पूनम पर शक किया करता था। उसकी आज़ाद सोच के कारण ही राम सिलोचन ने ये सोच लिया था कि उसकी पत्नी ठीक नहीं है और इसीलिए उसने पूनम को मारने का प्लान बनाया था। प्लान भी उसने ऐसा बनाया जिसमें उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम थे। कत्ल से पहले उसने बहुत रिसर्च किया था कानून से बचने के लिए। सबसे पहले उसने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने घर पर ही रखा ताकि फ़ोन लोकेशन के ज़रिए पुलिस को कुछ पता न चले। और इसके बाद माथेरान के लॉज में उसने गलत नाम और एड्रेस से कमरा बुक किया ताकि उसकी आइडेंटिटी पुलिस को पता ही न चले। सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए उसने खुद मास्क पहना और अपनी पत्नी पूनम को भी पहनने को दिया और उससे कोरोना का बहाना बनाया जिससे पूनम को उस पर शक न हो। कत्ल करने के बाद पूनम की पहचान छुपाने के लिए उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके हाथ पर एक टैटू था, उसे भी चाकू से खुरच कर निकाल दिया और उसके कपड़े भी उसकी पहचान छुपाने के लिए ही गायब किए गए थे। उसके पर्स, उसका मोबाइल, सब कुछ उसने वहाँ से गायब किया था। पुलिस का कहना था कि उसने एक परफेक्ट मर्डर करने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक गलती के कारण वो पकड़ा गया। उसने सीसीटीवी कैमरों का मुआयना तो किया था, लेकिन कई कैमरों की जद में वो आ गया था। दूसरी गलती जो उसने की वो थी मोबाइल को स्विच ऑफ करना, जिसके कारण पुलिस को उस पर सबसे ज़्यादा शक हुआ था। जहाँ लोग थोड़ी देर ही मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने पर परेशान हो जाते हैं, वहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे मोबाइल की हर कदम पर ज़रूरत है, ना जाने कितने इम्पोर्टेंट कॉल आते उसके फ़ोन पे। ऐसे में उसका 24 घंटे से ज़्यादा मोबाइल बंद करना पुलिस को खटका था। तो जिन पैंतरों को उसने कानून से बचने के लिए आजमाया, उसी के कारण वो पकड़ा गया। तो एक पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बिना वजह के शक के कारण एक हंसमुख फ्रैंक लड़की की जान चली गई। एक शक के कारण उसे इतनी बेदर्द और भयानक मौत दी गई। हालांकि राम सिलोचन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई। पुलिस का एक ही मकसद है कि उसे कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।